Hello students, welcome to Shortcut. So we are continuing our chapter number 18, Price Rise and Consumer Awareness. So in my earlier videos, you have already studied about the price rise, the effects and etc. how to control price rise. Now in this video we are starting new topic, that is consumer awareness in consumer protection. There arose a need to stop exploitation of consumer in different ways to protect rights and to provide mental and physical security. In India, a description regarding consumer protection because of misbehavior towards consumers and their exploitation was made for the first time in Kautilya's Arthashastra, which describes misbehavior of traders towards consumers and its exploitation. We find mention of punishment for undermeasurement of goods and adulteration or duplication. तो भारत के अंदर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको जब एक्सप्लॉइट किया जाता है तो उसके लिए पहली बार जो ये मुद्दा है, यानी कि उनको फिजिकल और मेंटल सिक्योरिटी मिले, यानी कि एक तो हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स वहाँ जाके पैसा पे करते हैं सेलर्स को, और पे करने के बाद हमें बदले में मिलता क्या है, एक अच्छे प्रोडक्ट की हम आस रखते हैं कि कम से कम हम पैसा पे कर रहे हैं, भले हम अच्छे प्रोडक्ट के चक्कर में पैसा भी कई बार ज़्यादा पे कर देते हैं कि हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। अब अच्छे प्रोडक्ट के चक्कर में हम पैसा भी ज़्यादा पे करते हैं, उसके बावजूद हमें अच्छी सर्विस नहीं मिलती है, तो हमें फिज़िकल और मेंटली दोनों तरीके से हरास करते हैं ये सेलर्स। तो ऐसे में सरकार जो है उन्होंने कोशिश की है किस प्रकार से जो कंज्यूमर है उनको अवेयर किया जाए, ताकि उनके साथ जो मिसबिहेवियर होता है या जो भी उनके साथ एक ख़राब वर्तन किया जाता है सेलर्स के द्वारा वो ना हो। तो इसके बारे में सबसे पहले जब लिखा गया था वो लिखा गया था कौटिल्य, जो आप जानते हैं जिनका नाम चाणक्य भी है। तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र जो उन्होंने किताब लिखी थी उसमें पहली बार मेंशन किया था उन्होंने इस चीज़ का। तो यानी कि आज से प्राचीन समय से कंज्यूमर अवेयरनेस की बात की जा रही है और ये बहुत ही पुरानी प्रथा रही है। तो अर्थशास्त्र के अंदर भी इस बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कंज्यूमर्स जो हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, और उस किताब के अंदर अर्थशास्त्र में ये भी लिखा है कि जो लोग अंडर मेजरमेंट यानी कि चीज़ों को कम तोलते हैं, यानी कि सपोज आपने 1 किलो चीज़ खरीदी तो उसमें अगर कुछ कम तोल दिया है उन लोगों ने, या फिर अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट की गई है, डुप्लीकेट चीज़ें आपको दी हैं, तो इसके लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कौटिल्य के कि किस तरह की सज़ा उन लोगों को दी जाती थी, यानी कि पहले समय से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी जो थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, ही प्रेजेंटेड 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स ऑन मार्च 1962 इन द पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर 15 मार्च 1962 को कंज्यूमर राइट्स के लिए जो 4 पॉइंट्स उन्होंने सुझाए थे वो वहाँ पर बताए थे उन्होंने। ही एक्सप्रेसेस सोरनेस ऑन द थॉट दैट ओपिनियन ऑफ द कंज्यूमर इज़ नॉट हर्ड। इस बारे में वो काफ़ी दुखी थे, उन्होंने इस पर अपने विचार जो थे वो व्यक्त किए कि जो कंज्यूमर है उनकी बात नहीं सुनी जाती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स इंटरनेशनल पब्लिश नोटिफिकेशन शोइंग राइट्स ऑफ कंज्यूमर ऑन 15 मार्च 1983। सो 15 मार्च इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे एवरी ईयर। तो पहली बार जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है कंज्यूमर इंटरनेशनल, जो कि वैश्विक स्तर पे काम करती है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने 15 मार्च 1983 को सबसे पहले ये पब्लिश किया था, यानी कि इस चीज़ को माना था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कि कंज्यूमर जो है उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी कारण से 15 मार्च के दिन को वर्ल्ड कंज्यूमर डे के नाम से भी जाना जाता है। हर साल इसको वर्ल्ड कंज्यूमर डे के नाम पे मनाया जाता है। आफ्टरवर्ड्स इन इट्स मीटिंग्स ऑफ 16 अप्रैल 1985 द यूएन डिक्लेयर्ड 8 बेसिक कंज्यूमर राइट्स इन इट्स बिल। इसके बाद 16 अप्रैल 1985 को यूनाइटेड नेशन ने 8 बेसिक कंज्यूमर राइट्स जो थे अपने बिल के अंदर उनको शामिल किया। यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस it recommended every nation of the world to set up effective legal structure for rights and interest protection of consumer। तो इनका जो यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस थी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, उन गाइडलाइंस के अंतर्गत उन्होंने हर एक देश को बताया, उनको रेकमेंड किया कि आपके देश के अंदर कंज्यूमर्स के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास लीगल स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी कि सिंपली अगर
कंज्यूमर के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है तो वो कंट्री की जिम्मेदारी है कि वो उसको रोके, उसको न्याय दिलाए कंज्यूमर को। फॉर दिस, तो इसके लिए इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया 1986 में, विच वॉज साइंड एंड परमिटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन 24 दिसंबर 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल में लागू किया गया था, आप यहाँ पर आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा था वो लागू किया गया था 1986 के अंदर, और इसको साइन किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा 24 दिसंबर 1986 को। सो एवरी ईयर 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इन इंडिया। तो इसी तरीके से भारत के अंदर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के तौर पे हम इस दिन को मनाते हैं। कौन सा दिन है ये दिन है 24 दिसंबर का। ये आपको याद रखना है, ये जो डेट्स हैं इनको आप याद रखेंगे तो ये वन वर्ड में काफ़ी काम आ सकती हैं आपके। गुजरात गवर्नमेंट हैड इम्प्लीमेंटेड गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1988। गुजरात सरकार ने भी 1988 में गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है। कौन सी तारीख को ये लागू किया गया है, 1988 में। एंड ऑन 18 फरवरी 1988 एज पर दिस लीगल एक्शन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़ बीन अंडरटेकन। इसके मुताबिक लीगल एक्शन कंज्यूमर के लिए लिया जा सकता है। और 1993 और 2002 की बात की जाए, मैनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। इसके अलावा अमेंडमेंट्स का मतलब होता है बदलाव, तो 1993 और 2002 में काफ़ी सारे बदलाव भी किए गए थे इस एक्ट के अंदर। पीपल हैव विश टू ब्रिंग चेंज इन द एज ओल्ड एक्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। तो समय के साथ साथ लोगों ने इस एक्ट के अंदर कुछ बदलाव भी लाए हैं। Many provisions have been made under Consumer Protection Legislation 1986. Now we shall gather information about important provisions made under this act. अब इसके अंदर जो बदलाव भी किए गए हैं समय समय पर, अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला बताया गया यहाँ पर लेजिस्लेशन कंसर्निंग कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री of social economic acts of India and is helpful to people for protection of rights of consumer and their interests. This is most progressive and acceptable law which provides following provisions. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एक माइलस्टोन के तौर पे देखा गया है। किसको? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, क्योंकि इसके द्वारा ही इसको मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और एक एक्सेप्टेबल लॉ, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव माना गया है और एक्सेप्टेबल यानी कि सब लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा इसको माना गया है। हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। अब इससे हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं वो हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है इसमें वो है रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विसेज। अंडर द अबव लेजिस्लेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर commodity and service, a consumer may be defined as follow. In terms of commodity, a consumer is one who has legal protection. For this, any of the following person. अब जो conditions दी गई वो क्या है, पहली देखते हैं हम। If a person has made payment, यानी कि कंज्यूमर हम उसको कहेंगे, किसको कंज्यूमर कहा जा सकता है, जो पेमेंट कर चुका है, और हैज़ promised to make payment, या फिर जिसने प्रॉमिस किया पेमेंट करने का, और हैज़ अग्रीड फॉर एनी ऑफर्ड मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट या फिर EMI के थ्रू या किसी भी तरीके से, इन ल्यू ऑफ परचेज ऑफ एनी कमोडिटी, यानी कि कोई भी चीज़ खरीदी है, कैसे खरीदी है, पेमेंट करके कैश में, या फिर प्रॉमिस करके कि भी मैं महीने में आपको पेमेंट दे दूंगा, या फिर मोड ऑफ पेमेंट चेक देकर या फिर ऑनलाइन माध्यम से किसी भी तरीके से किसी भी कमोडिटी के लिए वो पेमेंट कर चुका है, किसी भी कमोडिटी के लिए या फिर किसी भी सर्विस के लिए। सर्विस मतलब जैसे कि आप हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होगी या फिर मोबाइल फैसिलिटीज़ होगी, जो ये सब सर्विसेज हैं इनके लिए वो कर चुका है पेमेंट, या जो भी ये कंडीशंस हैं उसको हम कंज्यूमर कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है कि हमारे इस एक्ट के अंतर्गत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर कौन है, जिसने पेमेंट कर दी है, प्रॉमिस किया है, या फिर मोड ऑफ पेमेंट, कोई भी मोड ऑफ पेमेंट। जैसे कि आज आप कहीं भी जाते हैं खरीदारी करने तो वहाँ पर कुछ जगहों पर लिखा होता है पेटीएम एक्सेप्टेड, गूगल पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब जो अगर आप उस तरीके से भी पे करते हो या फिर किसी सर्विस के लिए पे करते हो या फिर कमोडिटी के लिए पे करते हो तो यू आर अ कंज्यूमर। द पर्सन हु पेज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और बाय हायर परचेज सिस्टम
और हायर्स सर्विस से आइदर रिसीव्स अ सर्विस इज कॉल्ड कंज्यूमर। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर पेमेंट करता है, कैसे? इंस्टॉलमेंट के द्वारा। आज आप जानते हैं इंस्टॉलमेंट का मेथड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, या फिर हायर परचेज यानी कि भाड़े पे लेने के द्वारा भी कह सकते हैं हम लोग कि वो सर्विस या वो चीज़ उसने कैसे ली है, हायर की है, तो उसको भी हम कंज्यूमर कह सकते हैं। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन देखिए आप, पेमेंट करना किसी भी मेथड से, इंस्टॉलमेंट के द्वारा या जो भी मेथड सेलर ने एक्सेप्ट किया है उसके द्वारा अगर वो पेमेंट कर रहा है किसी कमोडिटी के लिए या फिर सर्विस के लिए, तो हम उसको कंज्यूमर कह सकते हैं। बट इफ़ एनी पर्सन सेल्स अ परचेज प्रोडक्ट फॉर बिजनेस और कमर्शियल पर्पज और प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट services or the services under personal service agreement, they are not covered under this legislation and are not protected। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी परचेज प्रोडक्ट को, यानी कि आपने चीज़ खरीद ली है, उसके बाद उसको आप सेल कर रहे हो आगे, यानी कि आप खुद बिजनेस कर रहे हो, देन यू आर नॉट अ कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर किसको कहा गया है कि आप अपने यूज़ के लिए उस चीज़ को खरीद रहे हो और उसमें कुछ खामी निकलती है तो आप कंज्यूमर के तौर पे जाकर वहाँ पर आप जो अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने चीज़ खरीदी और उसको बिजनेस के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस से उसको आपने आगे बेच दिया, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ मिली है, या फिर किसी पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट के अंदर, पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट मतलब पर्सनली आपने उस बंदे ने, दुकान वाले ने बोला अरे सर हम बैठे हैं, आप लेके जाओ ना चीज़, हम बैठे हैं, तो आप बैठे हैं, वो आप कंज्यूमर उसके लिए कैलकुलेटर नहीं होंगे या फिर आपको वैलिड नहीं माना जाएगा एज अ कंज्यूमर जब तक आपने उससे बिल नहीं लिया है। पर्टिकुलर चीज़ें जो भी हैं, वारंटी कार्ड भरना जो रहता है, वो सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, वरना मोस्टली दुकानदार बोलते हैं अरे लेके जाइए ना सर, घर क्यों रहे हैं, मैं बैठा हूँ ना सर, हम बैठे हैं ना, अरे हम बैठे हैं। जब उसमें कुछ फॉल्ट होगा, कुछ मेजर फॉल्ट होगा, तो वो कहेंगे सर इसकी तो वारंटी नहीं है, कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे में इस बंदे ने क्या किया, हमें पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट दिया कि पर्सनल, सर ये चीज़ तो मैं इतने टाइम से बेच रहा हूँ, इसमें कभी प्रॉब्लम आई नहीं है, बाकी कुछ सर्विस होगी तो मैं खुद देख लूँगा। तो ऐसे केस के अंदर ये जो एक्ट है, इसके अंदर आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, तो ये इसके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। Thus, objective of this law to see that consumer gets the product or services of high quality। तो इस लॉ का जो एक ही मेन मुद्दा है, मेन मोटिव है, वो ये है कि हाई क्वालिटी की चीज़ें, हाई क्वालिटी की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स उसको मिल सकें। किसको मिल सकें? कंज्यूमर को मिल सकें। वो इस लाइन के अंदर आएगा, वो नीचे मतलब ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, if the type, quality of goods or services as well as the agreement are not as per prevailing law or provided services are defective or deficient or commodities substandard quality, the consumer may complain under consumer protection law। तो अगर वो चीज़ आपने जो ख़रीदी है या जो सर्विस आपको दी जा रही है वो एग्रीमेंट के बराबर के मुताबिक नहीं है, या फिर वो जो चीज़ आपको दी गई है वो डिफेक्टिव है, या उस चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ खामी है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इन सब के केसेस के अंदर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर जाकर अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। नाउ राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। कंज्यूमर कमिट्स मिस्टेक इन सिलेक्शन ऑफ राइट कमोडिटी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज अवेलेबल इन द मार्केट एंड कुड नॉट रिसीव प्रॉपर इंसेंटिव्स ऑन मनी स्पेंट बाय हिम। कंज्यूमर जो सबसे बड़ी गलती कब करता है, वो तब करता है जब किसी भी चीज़ के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलती है। तो यानी कि कंज्यूमर को जब पूरी जानकारी नहीं होगी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो वो खरीदने जा रहा है मार्केट से, तो ऐसे में उसको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी ना होने की वजह से उसके जो पैसे उसने खर्च किए हैं उसका पूरा जो वल्तर है, पूरा जो रिटर्न है उसको नहीं मिल पाएगा। हिज मनी इज़ वेस्टेड, उसका पैसा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। कब? जब उसको प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर पाएगा वो जानकारी के अभाव में। He expresses regret that he has been cheated. He invites many types of diseases by purchasing edible objects of low quality, duplicate or adulterated and of low quality which harms the health। अब ये तो हम बात कर रहे हैं कमोडिटी की, कि भी कोई भी बड़ी चीज़, आपने कोई अलमारी खरीदी, वो अलमारी ख़राब निकली, आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी ख़राब निकली, गाड़ी डिफेक्टिव निकली, या आपने ट्यूबलाइट खरीदी, पंखा खरीदा, ये है सब मशीनें, तो इनके ख़राब होने से आपका पैसा वेस्ट होता है। लेकिन
एक जो कंज्यूमर है वो चीटेड महसूस करता है कब, और चीटेड होने के साथ साथ वो महसूस करता है कि उसने बीमारियों को न्योता दिया है। कैसे? जब वो ख़राब क्वालिटी की चीज़ें, खाने वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एडिबल प्रोडक्ट्स की। एडिबल प्रोडक्ट्स का मतलब, एडिबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब खाने वाली चीज़ें। तो खाने पानी की चीज़ें जो है वो अगर लो क्वालिटी की होंगी या डुप्लीकेट होंगी या फिर उनमें मिलावट होगी, तो इससे हमारी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। Moral standard of society goes down due to immoral activities like under measurement, adulteration, duplication, cheating, looting in price and corruption। अब सोसाइटी की जो मोरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी सोसाइटी यानी कि हमारे देश का नाम गिर सकता है। कब? जब हम अंडर मेजरमेंट वाली चीज़ें देंगे, यानी कि चीज़ मांगी है उस बंदे ने 1 किलो और हमने इसको दी 950 ग्राम, तो 50 ग्राम कम दी। तो इस तरीके से हम अपनी मोरलिटी जो है देश की, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एडल्ट्रेशन, मिलावटी चीज़ें देकर, डुप्लीकेट चीज़ें देकर, लोगों से चीटिंग करके, लूटिंग इन प्राइस यानी कि ज़्यादा दाम खरीद कर। जैसे कि आप सिंपली जानते हैं ना, एक कॉमन सा एग्जांपल अगर हम लेने जाएं तो आप लोग जो दूध खरीदने जाते हैं, दूध या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, दूध खरीदने जाएंगे तो उसके ऊपर प्रिंट रेट होगा 51 रुपीज़ पर लीटर, लेकिन आपसे दुकानदार जो है वो 53 रुपये चार्ज करेगा, 53 रुपीज़। क्यों चार्ज करेगा 53 रुपीज़? अब जब आपसे पूछोगे, या कोल्ड ड्रिंक के लिए भी जब आप पूछोगे तो 5 रुपये आपसे ज़्यादा लिए जाएंगे। पूछने पर वो हमको जवाब देता है कि भाई इसको चिल्ड रखने का, ठंडा करने का मैं चार्ज ले रहा हूँ। लेकिन आपको बताया जाए कि ठंडा रखने का चार्ज वो नहीं ले सकता है, प्रिंट से ऊपर वो एक चवन्नी नहीं ले सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग बेवकूफ़ बनते हैं और हम उसको फटाफट 65 रुपये वाले कोल्ड ड्रिंक के 70 रुपीज़ दे देते हैं, 51 रुपीज़ वाले दूध का उसको 53 रुपीज़ दे देते हैं। तो ये एक तरह से लूट है और ये करप्शन भी है एक तरह का। तो हम ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। अगर कोई मांगता है तो कोई बात नहीं, उसको बोलिए ठीक है भाई तो 53 क्यों, 60 रुपीज़ ले, लेकिन हमें एक बिल दे दे 60 रुपीज़ का। और अगर उसने आपको बिल दे दिया तो समझ लीजिए वो फंस गया, तो वो बिल आपको कभी देगा भी नहीं ऐसी चीज़ का। अब आपको ये भी बताया जाए कि जो ठंडा करने के लिए, आपने देखा होगा जब आप किसी कोल्ड शॉप में जाते हैं, कोल्ड कॉर्नर में जाते हैं जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिकते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह बिकती हैं, तो उन शॉप्स के अंदर जो रेफ्रिजरेटर्स रहते हैं उनके ऊपर कंपनी की एडवर्टाइजमेंट की गई होती है, जैसे कि कोका कोला, थम्स अप वगैरह लिखा होता है। दैट मीन्स कि वो जो स्टोरेज यूनिट्स हैं, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हैं, वो उनको दी गई हैं कंपनी के द्वारा। वो बड़ी बड़ी कंपनीज इनको बहुत ही कम दाम पे या प्रमोशन के तौर पे या फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते हैं। तो ऐसे में वो हमसे कैसे चार्ज मांग सकते हैं ठंडा करने का उसको, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि 51 रुपीज़ का है या 65 का है वो कोल्ड ड्रिंक, तो उनको 65 में ही मिला है। आप आजकल मॉल्स के द्वारा इनकी जो लूट मार है लोकल दुकानदारों की वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि मॉल्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक चीज़ जो है उसके ऊपर बाय वन गेट वन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक कोल्ड ड्रिंक के ऊपर एक एक फ्री दिया जा रहा है, यानी कि 70 रुपीज़ का कोल्ड ड्रिंक आपको एक पे एक फ्री दिया जा रहा है, यानी कि 35 रुपये में एक कोल्ड ड्रिंक पड़ रहा है। तो 35 रुपये में भी उनको कुछ ना कुछ मार्जिन होगा, तभी तो वो बेच रहे हैं। तो ये जो दुकानदार हैं ये हमसे ठंडा करने का जो चार्ज लेते हैं वो बिल्कुल ही गलत रहता है, लेकिन इसके लिए दोषी तो सीधे सीधे हम लोग हैं, क्योंकि हम ही उनको पैसा देकर आते हैं। आगे बताया गया है, laws have been framed so that producers and traders maintain uniformity and transparency in price, quantity, quality of products. Because of the provisions, consumer becomes aware and is educated about various tricks adopted for exploiting them and how to fight against malpractices. अब ये कानून जो बनाए गए हैं प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स के लिए हैं, यानी कि जो विक्रेता हैं उन लोगों के लिए हैं, ताकि वो यूनिफॉर्मिटी से, एक समान तरीके से और ट्रांसपेरेंसी से, यानी कि एक पारदर्शिता क्रिएट की जाए दाम के मामले में, क्वांटिटी के मामले में, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के मामले में। और कंज्यूमर जो है उनको अवेयर किया जा रहा है और उनको एजुकेट किया जा रहा है अलग अलग ट्रिक्स के बारे में जो ये लोग अपनाते हैं कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जैसे कि आप देखते हैं कि जितने भी ये दुकानदार होते हैं या सब्ज़ी बेचने वाले हैं, ये लोग अपना जो वेइंग स्केल रहता है उसके एक साइड में वो लोग पक्का कुछ ना कुछ वज़न रख के रखते हैं। जब आप उस वज़न को उठाएंगे तो वो आप देखोगे कि वो एक तरफ थोड़ा तो झुका हुआ मिलेगा, यानी कि ज़्यादा नहीं तो उसमें 40-50 ग्राम का फ़र्क तो रहता ही है। तो इस तरीके से वो हर एक चीज़ में जो भी वो बेचते हैं, तोलते हैं, उसमें 50 ग्राम अगर बचा लेते हैं तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा उनको मार्जिन आगे बचता है। तो इस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो मैनी राइट्स हैव बीन ग्रांटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस सॉल्यूशंस अंडर दिस एक्ट।
तो बहुत सारी राइट्स दी गई हैं और सॉल्यूशंस दिए गए हैं इसको समझने के लिए इस एक्ट के अंदर। मैनी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस इज़ टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। अब इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना यही कंज्यूमर अवेयरनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मोटिव है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ कंज्यूमर्स हैव बीन गिवन 6 राइट्स। अब कौन कौन सी राइट्स कंज्यूमर्स को दी गई हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली राइट जो है वो राइट टू सेफ्टी। Consumer has the right to be protected if the commodity or service is dangerous or harmful to health। अगर वो commodity जो चीज़ आप लेकर आए हैं वो dangerous है, ख़तरनाक है हेल्थ के लिए, he has the right to get protection for the maintenance of physical environment and quality of life। तो उसके पास राइट है, किस चीज़ की राइट है? टू गेट द प्रोटेक्शन उसको मिले मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी बनी रहे। यानी कि ऐसी प्रोडक्ट वो कोई भी ख़रीदता है जिससे उसकी हेल्थ को ख़तरा है, तो ऐसे में उसको राइट है, इस राइट के अंतर्गत वो कोर्ट में जाकर अगेंस्ट दैट सेलर वो केस कर सकता है। राइट टू सेफ्टी कि उसको सेफ़ रहने का अधिकार है। एक तो वो पैसे पे कर रहा है और ऊपर से उसकी सेफ्टी जो है वो भी दाव पे लग जाती है, तो इस तरीके से वो राइट टू सेफ्टी का ये उल्लंघन माना जा सकता है। दूसरा है राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी जो कंज्यूमर है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो इन्फॉर्मेशन ले। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले? वो किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, उसकी कैपेसिटी के बारे में, प्योरिटी, क्लास, स्टैंडर्ड, यूजेज एंड प्राइस, इन सब चीज़ों की जानकारी लेना ये उसकी राइट्स में आता है। सो दैट ही मे बी प्रोटेक्टेड इन द मार्केट अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस। यानी कि ख़राब जो प्रैक्टिसेस हैं जिसमें उसका धोखा किया जा रहा है उससे वो बच सके। विद द हेल्प ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन द कंज्यूमर इज़ एनकरेज टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली। इससे कंज्यूमर को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाने की कोशिश की गई है कि तुम अपने एक्सप्लॉइटेशन के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। अगर थोड़ा सा समझदारी से चला जाए तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। द कंज्यूमर गेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लेबल। कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? लेबल के ऊपर जो लिखा होता है, जो पैक होता है उसके ऊपर। पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस लिस्ट, गवर्नमेंट पब्लिक न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। तो इन सब माध्यमों से लोगों को इन्फॉर्मेशन, उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज़ राइट टू चूज़। अब कंज्यूमर के पास उसको जितनी भी चीज़ें वो देखना चाहता है, यानी कि चूज़ करने से पहले वो कोई भी चीज़, कितनी भी वैरायटी ऑफ गुड्स वो देखना चाहे वो देख सकता है जो कि कॉम्पिटिटिव रेट्स पर है। यानी कि आप दुकान में जाकर अगर आपको जूते खरीदने हैं तो आप अलग अलग तरह के, अलग अलग कंपनियों के जूते आप मांग सकते हो, क्योंकि कंपटीशन के कारण हो सकता है कोई कंपनी काफ़ी कम दाम पे वो चीज़ बना रही हो और कोई कंपनी काफ़ी ज़्यादा दाम पे बना रही हो। तो उसके बाद उसमें से आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो कोई भी कमोडिटी या फिर कोई भी सर्विस को, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है और एक अच्छी क्वालिटी भी दे। अब ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि महंगी चीज़ मतलब बेस्ट चीज़, ऐसा नहीं है। कि आपको लगता है कि LG और सैमसंग के टीवी ख़राब नहीं होते हैं? वो भी ख़राब होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोकल टीवीज़ जो हैं, जूनियर ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, जो उनके टीवी अच्छे नहीं रहते? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ जो है वो बेस्ट है अपनी जगह पर, अच्छी क्वालिटी रहती है, लेकिन दाम के द्वारा ये जो बड़ी कंपनीज हैं एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बड़े बड़े स्टार्स को एम्प्लॉय करते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, जिससे हम लोग उनकी चीज़ों को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन बात है अच्छी सर्विस की और एक किफ़ायती दाम की और एक अच्छी क्वालिटी की। तो जो चीज़ आपके लिए अप्रोप्रिएट आप उसको खरीद सकते हैं। तो यू हैव द राइट टू चूज़। ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू चूज़ इज़ टू कन्फर्म रीजनेबल प्राइस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप रीजनेबल प्राइस कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा सेटिस्फैक्ट्री सर्विस, तीसरा एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। अब इस राइट के द्वारा हर एक कंपनी जो है कोशिश करेगी कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाए, सस्ते दाम में बनाए और अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड कर सके। कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम टू चूज़ सच अ कमोडिटी विच इज़ मोस्ट कन्वीनियंट। तो जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो उनमें से वो चीज़ खरीदेगा जो उसके लिए मोस्ट कन्वीनियंट मानी जाती है। Next is right to be heard or right to represent. Under this law, such an arrangement are made in which rights and interest of the consumer are protected, represented and considered. There are also provisions to make arrangement in which non-political, non-commercial consumer society is formed, having its own consumer representative
who can represent their interest properly. अब right to be heard यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी बात को उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी बात को रिप्रेजेंट किया जाए, रखा जाए आगे, और कंसिडर किया जाए, उसकी बात को समझा भी जाए और उसको सोल्यूशन भी दिया जाए। ये सब चीज़ें कोशिश की गई हैं। एक राइट दिया गया है ये भी कंज्यूमर को कि उसको बात रखने का अधिकार है और उसकी बात को सुना भी जाना चाहिए। अब इसके लिए कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, नॉन कमर्शियल सोसाइटीज़ एंड नॉन पॉलिटिकल सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, जिसके अंदर कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। यानी कि कंज्यूमर खुद जाकर अगर नहीं करना चाहता है तो वो अपने नियर बाय ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर, ऐसी कंज्यूमर जो बॉडीज़ बनाई गई हैं उनके अंदर अपनी बात रख सकता है, अपनी समस्या रख सकता है, और ये जो कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये उनकी बात को और अच्छे से आगे रख सकते हैं। ऐसी जो बॉडीज़ हैं, ये भी आगे इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि हमारी सोसाइटीज़ के अंदर भी ऐसी बॉडीज़ होनी चाहिए जो हमारी बातों को आगे पहुंचाएं और हमें, यानी कि जो कंज्यूमर है उसको वो गाइड कर सकें कि किस प्रकार से आप आगे एक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। दिस राइट गिव्स राइट टू द कंज्यूमर टू मेक कंप्लेंट अगेंस्ट डिसऑनेस्ट कमर्शियल प्रैक्टिसेस और लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस और एथिकल एक्सप्लॉयटेशन. It also gives right to the consumer to be prevented from loss by asking for the compensation. In this, consumer may ask for one or more than one relief like exchange of goods, return of money, repair without asking for charge, etc. Consumer may ask for the incentive or not, but is entitled to get incentive. Right to seek redressal मतलब जो आपने कंप्लेंट की है, जो भी आप कंप्लेंट करना चाहते हो या आपने की है, उसमें आपको प्रॉपर कंपनसेशन वापस मिलना है। यानी कि जो भी आपका नुकसान हुआ है उसका आपको कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन को हम हिंदी में बोलते हैं उसका मुआवजा। यानी कि आपने एक चीज़ ली और वो चीज़ ख़राब निकली और आपका तो पैसा पूरा वेस्ट हो गया, तो अब कंप्लेंट करके फ़ायदा क्या? कंप्लेंट करके फ़ायदा ये कि अगर वो चीज़ कंपनी की मिस्टेक से ख़राब हुई है या वो ख़राब निकली है तो उसके लिए आपको पूरा कंपनसेशन दिया जाएगा। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। तो ऐसे में जो कंज्यूमर है वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो कुछ भी डिमांड कर सकता है, जैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर वो रिटर्न ऑफ गुड्स बोल सकता है कि चीज़ मेरी एक्सचेंज करके दो या रिटर्न करो, या फिर मनी मेरा पैसा वापस करो, या रिपेयर करो, या फिर रिपेयरिंग बिना चार्ज के, कि बिना पैसा लिए मेरी चीज़ को रिपेयर करके दो। और कंज्यूमर इंसेंटिव भी मांग सकता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो भी आप मांग सकते हो, यानी कि आप जितना हरासमेंट आपको दिया गया, आपका आने जाने का जो खर्चा है वो भी आप मांग सकते हो कंपनी से। अंतिम जो कंज्यूमर राइट है वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. दिस राइट इंश्योर्स दैट अ कंज्यूमर गेट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन and develops patience and skill. Factors responsible for exploitation of consumers at the village level are ignorance. अब उसकी जो एडुकेशन है कंज्यूमर की वो भी उसको मिलनी चाहिए। एडुकेशन का मतलब उसको जिन भी चीज़ों से उसका एक्सप्लोटेशन होता है वो चीज़ें ना हो उसके हाथ, उसके लिए उसको जागरूक किया जाना चाहिए। विलेजेस की बात की जाए तो विलेजेस में सबसे जो मेन फैक्टर बताया गया है जो नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर का एक्सप्लोटेशन होता है, वो है इग्नोरेंस। सबसे पहले इग्नोरेंस की वजह से ऐसा होता है। इग्नोरेंस आप जानते हैं अज्ञानता, यानी कि वो उस बात को समझ नहीं पाता है, अज्ञानी है, यानी कि जो भी बोला जाता है वो उस चीज़ को सही मान लेता है। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, उन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं रहती है, यानी कि जागृत नहीं रहते हैं वो लोग। देन बाय इंक्लूडिंग इट इन द स्कूल करिकुलम, इसको जागरूक कैसे किया जा सके? स्कूल करिकुलम में इन चीज़ों को ऐड करके, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, तो स्कूल के करिकुलम में ही है। देन एफर्ट शुड बी मेड टू ट्रेन कंज्यूमर्स को ट्रेन करने के लिए भी एफर्ट्स की जानी चाहिए। देन इम्प्रूव देयर स्किल थ्रू मीटिंग्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग्स की जानी चाहिए ताकि उनको थोड़ा स्किल मिल सके, उनको कैसे मतलब एक अच्छे कंज्यूमर बनना है। देन कंज्यूमर एजुकेशन रिलेटेड डिस्कशन सेशंस, फिर इससे रिलेटेड डिस्कशन सेशंस भी होने चाहिए। डिस्कशन किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसको नॉलेज मिलेगा इसके बारे में। अलग अलग जगहों पे एग्जीबिशंस लगाई जानी चाहिए, डिस्कोर्सेज होने चाहिए, वर्क कैंप्स लगाने चाहिए, यानी कि कोर्सेज वगैरह उनके लिए होने चाहिए, कैंप्स वगैरह लगाए जाने, सो दैट दे मे प्ले द रोल ऑफ एन अलर्ट कंज्यूमर। ऐसा करके क्या होगा? वो एक अच्छे अलर्ट कंज्यूमर का रोल निभाएंगे मार्केट के अंदर। कंज्यूमर एजुकेशन इज़ हेल्पफुल इन दिस, तो इसमें कंज्यूमर एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
तो ये हमने पढ़ा राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो 6 राइट्स हमने कंज्यूमर्स के बारे में देखी। कंज्यूमर की जो 6 राइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको किस प्रकार से वो यूज़ कर सकता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ द कंज्यूमर। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर की कुछ ड्यूटीज़ के बारे में। अब यहाँ पर ड्यूटीज़ की लिस्ट काफ़ी लंबी है, 13 ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, लेकिन हम लोग इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, वाइल परचेजिंग कमोडिटी और सर्विसेज कंज्यूमर शुड मेक द करेक्ट चॉइस। तो ड्यूटी आपकी क्या है? देखिए, जैसे आपकी राइट्स है वैसे ड्यूटी भी तो बनती है ना। तो सबसे पहले एक अच्छी चॉइस लीजिए, यानी कि एक तो प्रॉपर चॉइस, करेक्ट चॉइस आपकी होनी चाहिए। परचेजिंग के समय आपको देखना चाहिए कि उसकी क्वालिटी, प्राइस, गारंटी, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उनको वो चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनके ऊपर ये मार्क्स होते हैं, जैसे कि बिस मार्क, ISI मार्क, एग मार्क। आपको पता है ना ये सब मार्क्स के बारे में। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे उसके ऊपर ISI मार्क, एग मार्क, बिस मार्क, हॉल मार्क, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड रहता है, तो ऐसी चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। वाइल परचेजिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू परचेज ऑफ स्टैंडर्ड और ब्रांडेड आइटम। जब आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करें तो आपको ब्रांडेड और स्टैंडर्ड चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो ड्यूटी की बात की जाए वो ये है, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम मैनी प्रोडक्ट्स, choice has to be made. While choosing a product they should all have all information। सबसे पहली बात, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को चुनते वक्त। दे शुड चेक द लेबल, आपको लेबल चेक करना चाहिए, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में जो भी कुछ दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट में तो क्या है, वो झूठ भी बोल के चले जाएंगे, लेकिन आपको उसको अच्छे से देखना है और आपको इंश्योर करना है, इस बात को पुख्ता कर लेना है कि आप एक अवेयर कंज्यूमर हैं। एज अ कंज्यूमर हिज डिसीजन एंड बिहेवियर शुड बी वाइज, यानी कि आप एक वाइज कंज्यूमर के तौर पे बिहेव करिए, इंटेलिजेंट कंज्यूमर के तौर पे बिहेव करिए, कैलकुलेटेड कंज्यूमर बनिए एंड बेयरिंग कॉमन सेंस। और एक कॉमन सेंस वाले कंज्यूमर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लॉयटेशन और चीटिंग से बच सकते हैं। आगे बताया गया है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंज्यूमर दैट हिज कंडक्ट और बिहेवियर टुवर्ड्स सेलर और प्रोडक्ट शुड बी जेंटल एंड बोनाफाइड। कि भले आप कंज्यूमर हैं, भले आप किंग ऑफ द मार्केट हैं, लेकिन आपका बिहेवियर टुवर्ड्स द सेलर और प्रोड्यूसर, यानी कि उस चीज़ को बेचने वाले या बनाने वाले के प्रति आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अ कंज्यूमर शुड इंसिस्ट ऑन हैविंग ओरिजिनल बिल। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप एक वाइज कंज्यूमर की बात करते हैं तो ओरिजिनल बिल की बात की जाए या फिर ओरिजिनल रिसिप्ट, ये वो आइटम है, ये वो हथियार है जो आपके हाथ में आपको किसी भी प्रकार की जो समस्या है उससे बाहर निकालने के लिए मस्ट है। तो कोई भी चीज़ जब आप खरीदते हैं तो उसका बिल या फिर ओरिजिनल रसीद ज़रूर मांगिए। इसके अलावा अगर आपको वारंटी कार्ड उस चीज़ का है तो वो भी फिल करवाइए। दुकानदार भले आपको कितना भी इंसिस्ट करता है, सर हम बैठे हैं, तो जब आपके साथ समस्या आएगी तो वो बैठे ही रह जाएंगे और आप खड़े ही रह जाएंगे। इसलिए वारंटी कार्ड फिल करवाइए, सिग्नेचर लीजिए सेलर का, उसका जो स्टैंप वगैरह रहता है उसकी दुकान का, वो सब उससे लगवाइए, ताकि जब ऐसी स्थिति पैदा हो तो आपको पूरे तरीके से आपके पास सबूत हो कि ये चीज़ आपने वहीं से खरीदी है। आगे, कंज्यूमर शुड कम टुगेदर एंड फॉर्म वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। अब कंज्यूमर्स जो हैं उनको साथ मिलकर आना चाहिए और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए या फिर एसोसिएशंस, यानी कि हम कह सकते हैं एक ऐसी बॉडीज़ बनानी चाहिए जो कि पॉलिटिकल नहीं है और कमर्शियल भी नहीं है। इससे क्या होगा, जो लोकल लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो कभी भी कंप्लेंट उनकी आती है, जब वो कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग, उस सोसाइटी के लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं टू फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि आप सोसाइटी में जिसमें भी रहते हैं, अगर उसके कुछ लोग मिलकर उसकी एक बॉडी, जैसे कि आप सोसाइटी तो हमारी होती है ना, सोसाइटी के अंदर अलग अलग पोस्ट दी जाती हैं, एक सेक्रेटरी होता है सोसाइटी का, एक हेड होता है सोसाइटी का, ट्रेजरर होता है। वैसे ही उस सोसाइटी के अंदर एक छोटा ग्रुप और बनाया जाना चाहिए जिनको हम कह सकते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सोसाइटी के लिए काम करे और नियर बाय सोसाइटीज़ के लोग भी अगर उनसे हेल्प लेना चाहें तो वो वहाँ पर भी हेल्प ले सकें। आगे है, कंज्यूमर शुड मेक वर्बल और रिटन कंप्लेंट टू द ऑफिसर ऑफ रिलेटेड डिपार्टमेंट विदाउट फेल। कंज्यूमर को वर्बल या फिर रिटन कंप्लेंट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अधिकारी से करनी चाहिए। एंड दे शुड ऑल्सो टेक कोऑपरेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी फील्ड से आपको शिकायत है उससे, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर से आप कंप्लेंट कीजिए और उसके साथ साथ आप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की भी मदद ले सकते हैं जो कि नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस रहती हैं, यानी कि वहाँ पर आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती है और इनका काम होता है सिर्फ कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम करना।
वाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट कंज्यूमर शुड नॉट मेक एनी कम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी। जब आप चीज़ खरीदते हैं तो आपको किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए चीज़ की क्वालिटी के साथ या फिर उसकी सेफ्टी के साथ। और हमें हमेशा ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो कि बेहतर हैं हमारे लिए। और उन चीज़ों को लेने से पहले क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए पैकिंग को, उसका रेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, बैच नंबर, वेट, एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ द प्रोड्यूसर, एड्रेस, इन सब चीज़ों को हमें प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। कभी कभी कंज्यूमर को एक्सपायर्ड चीज़ें मिल जाती हैं और फिर बाद में होता ऐसा है कि आपको वो चीज़ के लिए ना ही आपको पैसा वापस मिलता है और ना ही आपको कोई उससे बेनिफिट मिल पाता है, और नुकसान जो होता है वो अलग से। तो इसलिए सबसे पहले हमें खुद जागरूक रहना है। जैसे आप दूध लेने जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाते हैं, मसाले खरीदते हैं, कुछ भी पैक्ड आइटम खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसकी डेट चेक करिए, एक्सपायरी डेट। While purchasing a product, if the consumer finds that the product is adulterated or duplicate or fake or finds decrease in weight, he should immediately bring it to the notice of traders. अगर आपको लगे कि वो प्रोडक्ट जो है एडल्ट्रेट, मिलावटी है, डुप्लीकेट है, फेक है, या फिर उसके अंदर वेट में डिक्रीज़ है, यानी कि वजन उसका कम है, तो तुरंत आप उस ट्रेडर को उसकी जानकारी दीजिए। एंड इफ द ट्रेडर डिलेज इन ब्रिंगिंग सोल्यूशन, अगर ट्रेडर्स आपको सोल्यूशन नहीं देता है तो तुरंत आप एक एप्लीकेशन दीजिए अथॉरिटीज़ को, या फिर कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। दस कंज्यूमर शुड परफॉर्म इज ड्यूटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो इस तरीके से आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। अगर आप उसको जाकर बोलेंगे और वो आपको जवाब नहीं दे रहा है और थोड़े समय के बाद आप सोचोगे चलो ठीक है ना यार चल रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला, तो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ने ही वाला है। Consumer should purchase a product in sufficient quantity and number only. He should save himself from purchasing unwanted and unnecessary products by getting attracted from the advertisements or by seeing others or from sale. He should not waste money. यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कंज्यूमर जो है उसको पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको चीज़ उतनी ही खरीदनी चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरी है। कभी कभी हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव में आकर या फिर दूसरे लोग इस चीज़ को खरीद रहे हैं, उसको देखकर, या सेल लगा भी, सेल लगा अनवांटेड चीज़ें खरीद लो, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये वेस्टेज ऑफ मनी है, इसको हम कह सकते हैं वेस्टेज ऑफ मनी। वाइल परचेजिंग, जब आप परचेज करते हो, वेइंग स्केल, इम्प्लीमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी चेक्ड। इन सब चीज़ों को आपको चेक करके लेना चाहिए, वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, यानी कि ये सही है या नहीं, इसकी जानकारी आपको नहीं होगी, इसलिए आपको इनको चेक करना चाहिए। और कंज्यूमर शुड मेक श्योर वेदर द टूल्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन टेस्टेड। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मेजरमेंट वाले टूल्स हैं वो टेस्टेड हैं कि नहीं, वेरीफाइड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और नोट। आपको पता है जो वेइंग स्केल रहते हैं दुकानों के ऊपर, इनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है जो इनको आकर चेक करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इनके द्वारा टेस्टेड हैं कि नहीं इनके मेजरमेंट टूल्स। इफ़ टूल्स हैव नॉट बीन सर्टिफाइड एवरी ईयर, द कंज्यूमर शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ वे एंड मेजरमेंट ऑफिसर। अगर ये सर्टिफाइड नहीं है, यानी कि इनकी साल में एक बार जांच नहीं हुई है, तो इसके लिए हमें ऑफिसर को जान करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स एट द लोकल लेवल एंड इफ़ रिक्वायर्ड ही शुड कंप्लेन। यानी कि लोकल लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी भी जानकारी में ये लाना चाहिए कि ये वेइंग स्केल जो है इस दुकान के ये प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, और हो सके अगर नहीं कुछ होता है तो कंप्लेन भी करनी चाहिए। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ विजिलेंट एंड रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। तो ये एक जागरूक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर की ड्यूटी है। द सील ऑफ द गैस सिलेंडर। अभी देखिए गैस सिलेंडर की तरफ आ गए हम, जो हम हर रोज़ घर में यूज़ करते हैं। गैस सिलेंडर की सील आपको चेक करनी चाहिए, वेदर इट इज़ इंटैक्ट और नॉट, ये सही है या नहीं, ये आपको चेक करके लेनी चाहिए। टैक्सी या रिक्शा में जब भी बैठते हैं तो ज़ीरो चेक करो आप मीटर का। वी शुड पे एज़ पर रेट ऑन द मीटर। मीटर के ऊपर जो रेट है उसी हिसाब से हमें देना चाहिए पैसा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भरवाते वक्त भी आप देखिए कि जो है उसके ऊपर ज़ीरो बताया गया है। कभी कभी तो आप देखते हैं कि पेट्रोल डीजल जो भरने वाला व्यक्ति है वो आपको कहता है सर ज़ीरो देखिए, लेकिन उसके बोले बिना भी आपकी भी ड्यूटी है कि आप खुद ब खुद उस ज़ीरो को देख लीजिए। वाइल परचेजिंग कैरोसिन, जब आप कैरोसिन खरीदते हैं, वन शुड इंसिस्ट ऑन परचेजिंग ओनली आफ्टर द फोम इन द मेजरिंग केन हैज सेटल डाउन कम्प्लीटली। जब आप कैरोसिन खरीदने जाते हैं तो आप जब पता है उसको मेज़र करने के लिए जो रहता है जिसके अंदर डाल के आपको कैरोसिन दिया जाता है, उसके अंदर फोम झाग बन जाती है, और वो झाग बन जाती है, वो झाग ऊपर तक आ जाती है, तो हमें लगता है कि वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन वो पूरा भरा नहीं होता है। तो जब वो झाग बैठ जाएगा तो आप पाओगे कि उसके अंदर 100 से 200 ग्राम 200 ml कैरोसिन और भरा जा सकता है। तो ऐसे में वो फोम जब तक सेटल नहीं होता है तब तक आप उसको
एक्सेप्ट नहीं करिए, फॉर्म सेटल होने के बाद उसमें और केरोसिन डालिए और फिर उसको एक्सेप्ट करिए। वेइंग शुड बी डन ऑन दैट स्केल ओनली विच इज़ हंग ऑन इट्स स्टैंड। जो वेइंग जो है वजन सिर्फ उसी पे किया जाना चाहिए, उसी स्केल पे जो कि स्टैंड के ऊपर हैंग किया गया है। व्हेन स्केल इज़ हेल्ड इन हैंड देयर आर चांसेस ऑफ चीटिंग। अगर आप स्केल को हाथ में पकड़ के, आपने देखा ना हाथ में आता है एक ऐसा भी आता है वेइंग स्केल जिसको हाथ में पकड़ के वो आपको तोल के देते हैं। हाथ में पकड़ने वाला जो वेइंग स्केल है उसमें चीटिंग हो सकती है और 100% चीटिंग होती ही है। तो हंग यानी कि जो टांगा गया है वेइंग स्केल उसमें चीटिंग के चांसेस नहीं रहते हैं। आगे है कंज्यूमर शुड आइदर हिमसेल्फ गो टू द कंज्यूमर फोरम और शुड कंप्लेन थ्रू कंज्यूमर सोसाइटी अगेंस्ट द नेग्लिजेंस इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस, टेलीफोन और हॉस्पिटल सर्विसेज और फॉर कंपनसेशन फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इकोनॉमिकल हार्म ड्यू टू द लैक ऑफ सर्विसेज। आप खुद भी कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं या फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर सोसाइटी के द्वारा भी। कब? अगर आपको कोई रेलवे में इम्प्रूवमेंट चाहिए, बैंक्स के द्वारा, इंश्योरेंस, टेलीफोन या हॉस्पिटल सर्विस के अंदर अगर आपको कहीं कुछ हेल्प चाहिए, ऐसे में आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। एंड फॉर कंपनसेशन फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इकोनॉमिकल हार्म ड्यू टू लैक ऑफ सर्विस। तो सर्विसेज के अभाव के कारण आपको अगर ऐसा हुआ है कभी तो उसके उन केसेस के अंदर भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर शुड गिव डिटेल्स ऑफ न्यू जजमेंट। कंज्यूमर को नई जजमेंट की डिटेल मिलनी चाहिए। एंड कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन लोकल टीवी चैनल्स ऑल्सो। यानी कि आपके साथ कोई भी जो नई जजमेंट दी गई है किसी कंज्यूमर को या फिर कंपनसेशन मिला है किसी कंज्यूमर को, तो उसकी सब जानकारी टीवी चैनल्स पे दी जानी चाहिए। उसको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाना चाहिए ताकि दूसरे कंज्यूमर्स उसको सुने और उससे प्रेरणा लें। बाय इन्फॉर्मिंग अबाउट द जजमेंट दे मे बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग विक्टिमाइज। तो उनकी जानकारी देने से दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ेगा और उनको भी जो उनकी चीटिंग होती है वो नहीं होगी। तो इस तरीके से लोगों के अंदर वो जागरूकता लाने की कोशिश कर सकते हैं। A consumer should participate enthusiastically in different consumer awareness programs, movement arranged by consumer society, discussion and seminar। एक कंज्यूमर जो है उसको बड़े ही हर्षोल्लास से कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के अंदर भाग लेना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा सेमिनार या ऐसा कोई प्रोग्राम सोसाइटी में शुरू किया गया है, कोई डिस्कशन चल रहा है, तो ऐसे में आपको उसमें भाग लेना चाहिए। दस ट्राई टू गिव अ थ्रस्ट टू द मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द सोसाइटी। तो इस तरीके से हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को बल दे सकते हैं और ज़्यादा इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, और आगे जो बाकी चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। तो मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।